नमस्कार, हैराल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है, उसके उपनाम क्या है, उसकी विशेषताएं कौन सी है। आज पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो पहले देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। अब शारीरिक विकास देखिए, जैसे पढ़ा था कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास महीने महीने ऐसे आगे बढ़ते गए थे कि शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। अब देखिए बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था कौन सी, यानी 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था, बाल्य अवस्था मानी जाती है। अब बाल्य अवस्था यानी 6 से 12 या 13 वर्ष तक का बालक का जो शरीर है वो किस प्रकार से विकास कर सकता है। अब देखिए बाल्य अवस्था में कहा जाता है कि लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर शरीर की वृद्धि होती रहती है। यानी बाल्य अवस्था में प्रति वर्ष 5 या 6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। किसकी, शरीर की। ठीक है, यानी बच्चा जैसे जैसे साल भर में बड़ा होता है तो लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे, अब यानी जैसे उसकी लंबाई यानी शरीर की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब 6 वर्ष का जब आरंभ रहता है, 6 वर्ष रहते हैं। ठीक है, आरंभ यानी बाल्य अवस्था की शुरुआत में, ये देखिए कि जब बालक बालिका का पढ़ा था तो बालक और बालिका बाल्य अवस्था में दोनों की लंबाई में अंतर होता है। शुरुआत में देखा जाए तो बालक बड़े लगते हैं और बालिकाएं छोटी लगती है। तो देखिए कि आरंभ में बालक का, यानी जो बालक रहते हैं, लड़के मतलब बालक रहते हैं, तो वो बालक होते हैं, वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। बालक बड़े होते हैं और बालिकाएं छोटी होती है। ठीक है, यानी आरंभ, जब बाल्य अवस्था का आरंभ होता है तो उसमें बालक बड़े दिखाई देते हैं, यानी बालिका से बालक बड़े दिखाई देते हैं और बालिकाएं छोटी दिखाई देती है। यानी बालक जो लड़के होते हैं उनकी लंबाई बड़ी होती है लड़कियों से और लड़कियों की लंबाई कम होती है। यानी लगभग बालकों की 108 सेंटीमीटर और इनकी 107 सेंटीमीटर इतनी होती है। यानी बालक लगभग 108 सेंटीमीटर होते हैं और बालिकाएं कितनी होती है, 107 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यानी आरंभ में देखा। अब देखिए कि अंत में, जब बाल्यावस्था का अंत होता है तो ये डिफरेंट हो जाता है कि बालिकाएं बड़ी लगती है और बालक छोटे लगते हैं। यानी इसमें बालक तो क्या होते हैं, छोटे, और बालिकाएं क्या होती है, बड़ी। यानी बाल्यावस्था, जैसे जैसे बाल्यावस्था का अंत आता है तो बालक छोटे लगने लग जाते हैं और बालिकाएं बड़ी लगने लग जाती है। सुना होगा कि जैसे लड़कियां होती है तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां फटाफट बड़ी दिखाई देने लगती है। किससे, लड़कों से। तो इसीलिए जब बाल्यावस्था का अंत होता है, देखिए आरंभ होता है तो बालक बड़े दिखाई देते हैं और बालिकाएं छोटी लगती है। लेकिन जैसे जैसे अंत होता है, अंत मतलब 12 या 13 साल का बच्चा होता है तो अंत में बालक उस समय कौन से, छोटे दिखाई देते हैं
और बालिकाएं बड़ी दिखाई देती है। किससे? बालक बालिकाओं से छोटे दिखाई देते हैं और बालिकाएं बालक से बड़ी दिखाई देती है। अब देखिए कि लगभग 138.3 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और लड़कियों की होती है 139 यानी 139.3। ठीक है, यानी लगभग इनकी लंबाई कितनी होती है? 138.3 और बालिकाएं इतनी लंबाई होती है 139.3। तो इस प्रकार लगभग होती है ये कि बालक जब अंत में जाता है तो बालक कम से कम इतनी लंबाई होती है और बालिकाओं की इतनी लंबाई होती है। ठीक है, ये तो शुरू प्रारंभ का और अंत की लंबाई के बारे में था। आगे देखिए, जब बच्चा 12 वर्ष में होता है, यानी जब बालक 12 वर्ष में होता है तो बालक की लंबाई कितनी होती है? अभी देखा आपने, लगभग कितनी होती है? 38.3 होती है। किसकी? ये तो हो गई बालक की। और उसी प्रकार 139 सेंटीमीटर किसकी होती है? ये हो गई बालिका की। ठीक है, यानी 12 वर्ष में बालक की लंबाई लगभग इतनी होती है और बालिका की लगभग इतनी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए कि ये तो हो गई लंबाई के बारे में, लंबाई के बारे में पढ़ा। अब देखिए कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन देखिए कि कितनी होती है। पहले शैशवावस्था में पढ़ा था कि प्रति मिनट कितनी होती थी? बालक की धड़कन की होती थी 40 बार। ठीक है, और ये तो होती थी शैशवावस्था में। बाल्य अवस्था में होती थी कितनी? 100 बार धड़कती थी। ठीक है, और किशोरावस्था में देखिए 72 बार। यानी बालक की हृदय की धड़कन जब बच्चा शैशवावस्था में था तो 40 बार धड़कती थी प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट में कितनी? 40 बार। और बाल्यावस्था में जैसे बच्चा गया तो उसकी 100 यानी 100 बार धड़कती थी। और जैसे ही किशोरावस्था में गया तो उसकी 72 बार धड़कती है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कि जैसे हृदय की धड़कन है उसी प्रकार बालक की हड्डियां देखिए, शैशवावस्था में कितनी थी? शैशवावस्था में थी जो अपन ने पढ़ी थी पहले 270। शैशवावस्था में कितनी पढ़ी थी? 270। फिर बाल्य अवस्था में हो जाती है 350। ठीक है, उसी प्रकार किशोरावस्था में हो जाएगी 206। यानी बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो उसकी हड्डियां कितनी रहती है? 270 होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी हड्डियां कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। और किशोरावस्था में 206 हड्डियां रह जाती है। ठीक है, ये तो थी हड्डियों के बारे में। अब आगे देखिए कि उसके बाद मांसपेशियों के बारे में देखते हैं। मांसपेशियों के बारे में कि मांसपेशियां कितनी होती है। ठीक है, अब मांसपेशियां जो बालक जब शैशवावस्था में था,
यानी बालक जब शैशवावस्था में था, बाल्यावस्था में था और किशोरावस्था में था। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं का देखते हैं कि पहले शैशवावस्था में कितना था कि शैशवावस्था में बालक का 23 से 25% विकास होता है। किसका? मांसपेशियों का। यानी जब बालक शैशवावस्था में होता है तो लगभग 23% से 25% तक विकास होता है। किसका? मांसपेशियों का। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था में 35% लगभग विकास होता है। मांसपेशियों का बाल्यावस्था में 35% विकास होता रहता है। ठीक है, और किशोरावस्था में पहुंचता है तो बालक का 65% विकास होता है। ठीक है, यानी मांसपेशियां देखी जाए तो बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसका 23 से 25% विकास होता है मांसपेशियों का, और बाल्यावस्था में बच्चा जब रहता है तो बाल्यावस्था में 35% विकास होता है, और किशोरावस्था में जैसे ही पहुंचता है तो उसका 65% विकास होता है। तो ये कौन सी थी? मांसपेशियां। कि तीनों अवस्थाओं के बारे में देखा कि पहले शैशवावस्था में कितनी परसेंट बढ़ती है, बाल्यावस्था में कितनी परसेंट बढ़ती है, फिर किशोरावस्था में कितनी परसेंट वृद्धि होती रहती है इनकी। ठीक है, ये तो था कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा है। शारीरिक विकास में हमने लंबाई पढ़ी, उसके बाद में हड्डियां पढ़ी, हड्डियों के बारे में पढ़ के हृदय की धड़कन पढ़ी कि कितने होती है, कितनी बार प्रति मिनट होती है, फिर मांसपेशियों के बारे में पढ़ा। आप देखते हैं ये तो बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है कि शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जब बच्चा रहता है तो किस प्रकार बढ़ता है, कैसे आगे उसका विकास होता है, हृदय की धड़कन कितनी रहती है, मांसपेशियों का विकास किस प्रकार से होता है, ये सब अपन ने यहाँ पे देखा। आप देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। मानसिक विकास आगे पढ़ेंगे। मानसिक विकास, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास के बारे में देखिए कि जब बच्चा यानी बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में जो मानसिक रूप से जो विकास होता है बच्चे का, तो किस प्रकार से विकास बच्चा करता है, तो उसके बारे में देखिए कि सबसे पहले देखेंगे कि जब 7 वर्ष का बच्चा होता है, 7 वर्ष का जब बच्चा होता है कि छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है, यानी छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है। ठीक है, यानी जब 7 वर्ष का बच्चा होता है तो छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है। जो भी कोई चीज उसके सामने दिखाई देती है, या जो चीज घटती है, जो चीज उसके सामने होती है, तो वह छोटी छोटी घटनाओं का सबको बताने में, यानी जो परिवार के लोग होते हैं या माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको वह छोटी छोटी घटनाओं के बारे में उसका उल्लेख करता रहता है कि बार बार में ऐसा हुआ, ऐसे वहां गए तो ऐसा हुआ, यहीं कहीं घूमने जाते हैं तो उसका वर्णन आके करेगा, या कोई घटना घट जाती है तो उसके बारे में बताकर ही रहेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी घटनाओं का वह उल्लेख करता है। और वस्तु की समानता और अंतर को, जो वस्तु होती है, वस्तु की समानता और अंतर को समझने लगता है, समझने लगता है। और क्या करता है? छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है और वस्तु की समानता और अंतर को समझने लगता है कि जो वस्तुएं होती है कौन सी समान है, कौन सी उनमें अंतर है, यानी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कौन कौन सी है, वह 7 वर्ष का बच्चा समझने लग जाता है। जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तो वह वस्तुओं में अंतर करना, उनमें समानता क्या है, कैसी है, उनमें वह समझने लग जाता है। ठीक है, ये तो था 7 वर्ष का बच्चा। अब देखिए 8 वर्ष का बच्चा, कि जब बच्चा 8 वर्ष में रहता है तो क्या करता है। 8 वर्ष में बच्चा कहानियां
सुनता है तो उसका अर्थ समझना, प्रश्न करना, ठीक है, यानी जो कहानियां सुनाई जाती है और वर्णन करना, ठीक है। 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तो कहानियां, जब बच्चे छोटे होते हैं बाल्यावस्था में, तो वह अपने माता पिता से, दादा दादी से या परिवार के अन्य किसी सदस्य के साथ रहकर वह अपनी कहानियां सुनता रहता है। कि कहानी जब सुनता है तो उसका अर्थ, जो कहानियों का अर्थ निकलता है उसको समझता है, उसमें कई प्रश्न करता है कि अगर ये कहानी में ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा अब नहीं है। जो कहानी सुनाई जाती है उसमें कई प्रश्न करता है। और वर्णन करना, यानी कहानियां जो सुनता रहता है उसका वह दूसरों के सामने भी वर्णन करता रहता है। यानी जब भी कोई मिलता है तो यानी अगर कोई सुनाता है तो उसके बारे में कहता है मेरी दादी ने ऐसी कहानी सुनाई तो मैं आपको भी उसका व्याख्यान सुनाता हूँ, मतलब उसका वर्णन करके सुनाता हूँ, मुझे वो अभी भी याद है। तो वो कौन सी अवस्था में, यानी कौन सा बच्चा करता है, बाल्यावस्था में, जब 8 वर्ष का बच्चा होता है। तो 8 वर्ष का बच्चा कहानियों का अर्थ, प्रश्न और वर्णन करना सीख जाता है। ये सब 8 वर्ष के बच्चे में होता है, ठीक है। अब 8 वर्ष के बाद में देखेंगे कि 9 वर्ष में जब बच्चा होता है तो 9 वर्ष में बच्चा क्या क्या करता है। तो 9 वर्ष में समय, दिन, दिनांक, समय, दिन, दिनांक और वर्ष आदि के बारे में समझने लग जाता है, समझने लगता है, ठीक है। यानी जब 9 वर्ष का बच्चा होता है तो समय, दिन, दिनांक, वर्ष, इनके बारे में जानने लग जाता है। समय यानी समय जो घड़ी होती है उसके बारे में वह जानने लग जाता है। जब बच्चा 9 वर्ष का होता है तो उस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि समय, जब घड़ी होती है तो उसके बारे में जानने के इच्छुक रहता है कि यानी कौन, कितना समय हो गया है, अगर ये रहेगा, ये सुई वहां पे आएगी तो कितना समय होगा, तो उसके जानने का इच्छुक रहता है। और 9 वर्ष में बच्चा यह समझने लग जाता है कि समय, कौन सा समय घड़ी बता रही है। दिन यानी दिन कौन सा है, कितने हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से डेट है। तो समय, दिन, दिनांक और वर्ष, इनके बारे में वह समझने लग जाता है। किसमें, जब 9 वर्ष का बच्चा होता है तो इनके बारे में वह समझने लग जाता है। आगे देखिए, अब 9 वर्ष के बाद में जब बच्चा 10 वर्ष का होता है, यानी जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तो बालक द्रुतगति से पढ़ने लगता है। यानी बालक क्या करता है, बालक पढ़ने लगता है, ठीक है। यानी बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है। द्रुत गति मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जिस बच्चा 10 वर्ष का होता है तो बालक जब किताब लेकर बैठता है तो बालक उस किताब में से द्रुत गति से उसे लगातार पढ़ता रहता है, यानी त्रुटियां बहुत कम करने लग जाता है। वह लगातार पढ़ने की कोशिश करता रहता है, लगातार पढ़ना सीख जाता है। कौन सा बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा, ठीक है। और 10 वर्ष का बच्चा ही क्या करता है, तार्किक व निरीक्षण, यानी तार्किक यानी तर्क करना और निरीक्षण क्षमता पाई जाती है। क्षमता विकसित, निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। जब 10 वर्ष का बच्चा, बालक जब द्रुत गति से पढ़ने लग जाता है, यानी कोई भी त्रुटि यानी बिना किए कुछ त्रुटियों के द्वारा वह आगे लगातार पढ़ता रहता है किताब को। तार्किक और निरीक्षण क्षमता यानी तर्क करने की क्षमता, बालक में तर्क करने की, कोई भी बात होती है तो उसमें तर्क करके वह उसमें चिंतन करता है। और तर्क करने की क्षमता और निरीक्षण
यानी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। यानी ऑब्जर्वेशन यानी किसी का भी निरीक्षण करना, अगर ये है तो ऐसा क्यों है, उसका ऑब्जर्वेशन यानी उसका निरीक्षण करेगा कि ऐसा है तो क्यों है। अगर किसी के बारे में जानने का इच्छुक है तो वह उसके पीछे पीछे उसका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करके उसकी सांत्वना शांत करेगा। इसीलिए जब 10 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें तर्क करने की क्षमता और निरीक्षण करने की क्षमता विकसित होने लग जाती है। ठीक है, यानी जब 10 वर्ष का बच्चा होता है तो ये निरीक्षण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। आगे देखिए कि 10 वर्ष के बाद में जब 11 वर्ष का बच्चा होता है, 10 वर्ष के बाद में जब 11 वर्ष का बच्चा होता है तो कठिन शब्दों को समझने लग जाता है। यानी जब 11 वर्ष का बच्चा होता है, 11 वर्ष में पहुंचता है तो जितने भी कठिन शब्द वगैरह उसके सामने आते हैं तो वह कठिन शब्दों को समझने लग जाता है। यानी उनको धीरे धीरे वह समझने लग जाता है कि कौन से सही है, कौन से कठिन है और उनका कैसे समझना है। तो उन कठिन शब्दों को वह धीरे धीरे समझने लग जाता है। कौन सा बच्चा? 11 वर्ष का बच्चा। और उनमें तुलना करना सीख जाता है। तुलना करना यानी किसी भी चीज में तुलना करना वह सीख जाता है। कौन सा? 11 वर्ष का बच्चा डिफरेंट यानी मतभेद बताना और तुलना करना, आपस में चीजों की तुलना करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 12 वर्ष का बच्चा, 11 वर्ष के बाद में देखिए कि 12 वर्ष का बच्चा क्या करता है? कार्य कारण स्थापित करने लग जाता है। कार्य कारण स्थापित करता है। ठीक है, कार्य कारण यानी कार्य और कारण, जो कार्य हुआ उसका क्या कारण था, क्या कारण नहीं है, वह स्थापित करने लग जाता है। अगर जो कार्य बच्चे को दिया जाता है तो वह उसमें कारणों के द्वारा कारण ढूंढने लग जाता है, कारणों का पता लगाता है, तो वह कार्य और कारण दोनों में स्थापित करने लग जाता है। ठीक है, ये तो थी बाल्य अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास। ठीक है, बाल्य अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास हमने पढ़ा। 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे में मानसिक विकास किस तरह से होता है, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती है, क्या क्या बच्चा समझने लग जाता है, कौन सी अवस्था में क्या बच्चा समझता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब देखते हैं आगे, मानसिक विकास के बाद में पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। मानसिक विकास के बाद में पढ़ेंगे कि बच्चे में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। संवेगात्मक विकास यानी बाल्य अवस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, कि बालक का संवेगात्मक यानी संवेग किस तरह निर्माण होता है, किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि बाल्य अवस्था में जब बच्चा होता है तो संवेग नियंत्रण बाल्य अवस्था में होता है ना। ठीक है, यानी बाल्य अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण बच्चा करना सीख जाता है। यानी जो संवेग होते हैं उन पे बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण करना बाल्यावस्था में सीखता है। और तीव्र जो संवेग होते हैं, संवेगों में कमी आती है। किसमें? बाल्यावस्था में। यानी बाल्यावस्था में जब बच्चा रहता है तो संवेग जितने बाल्यावस्था में होते हैं
उन संवेगों पर वह नियंत्रण करना सीख जाता है। जो भी संवेग होता है वह नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जब तीव्र संवेगों में, यानी संवेगों के तीव्र जो संवेग आगे बढ़ते हैं, उनमें वह धीरे धीरे कमी आ जाती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी संवेग नियंत्रण और तीव्र संवेग, इनमें कमी आ जाती है। और इसमें संवेगों पर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा होता है। ये सभी को पता है कि जो संवेग होते हैं उन पर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो बुद्धि के द्वारा जब नियंत्रण होता है तो बुद्धि के द्वारा, अब ये जो संवेग होते हैं बाल्यावस्था में, तो किन किन के द्वारा? यानी परिवार के सदस्यों के द्वारा, विद्यालय और समाज। ठीक है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो इन तीनों के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो जब संवेग नियंत्रण करता है तो संवेग नियंत्रण किसके द्वारा होगा? बुद्धि के द्वारा, या जो मनुष्य की बुद्धि होती है उस बुद्धि के द्वारा संवेगों का नियंत्रण किया जाता है। तो बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा। अब बुद्धि के द्वारा जो संवेग होंगे तो किन किन के तौर पर? परिवार, विद्यालय और समाज। जब बच्चा परिवार में रहता है तो परिवार के सदस्यों के साथ जो संवेग उत्पन्न होते हैं उसके प्रति वह उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है। विद्यालय में जब जाता है तो साथियों, अध्यापक वगैरह या अन्य जो भी कर्मचारी होते हैं उनके साथ संवेग नियंत्रण करना सीख जाता है। और समाज में अपने जो सहपाठी वगैरह जो साथ में खेलते हैं बच्चे, उनके द्वारा भी वह संवेग नियंत्रण कर लेता है। यानी बाल्यावस्था में ये संवेग नियंत्रण पाया जाता है कि किन में? बुद्धि के द्वारा होता है। और परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों के प्रति बालक संवेग नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये संवेगों में यानी तीव्र कमी आ जाती है। किसमें? बाल्यावस्था में। और नियंत्रण आता है बाल्यावस्था में। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। समाजीकरण की अवस्था किसको? बाल्यावस्था को। यानी बाल्यावस्था को समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यानी और इसीलिए ही इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, यानी जो ये अपन ने पढ़ा कि संवेगों पर नियंत्रण होता है, संवेग तीव्र गति से कम होने लगते हैं। किसमें? बाल्यावस्था में। इसी कारण से इसे समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। यानी बाल्य, अगर क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण की अवस्था कौन सी है तो बाल्यावस्था है। और जीवन का अनोखा काल कौन सा है? बाल्यावस्था है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। तो देखिए आगे कि जब समाजीकरण की अवस्था यानी समाज के द्वारा, ठीक है, और जीवन का अनोखा काल ये होता है। ठीक है, अब आगे है कि द्वेष का, यानी द्वेष की भावना विकसित होती है। जब बाल्यावस्था में बच्चा रहता है तो द्वेष की भावना विकसित रहती है। अब किस प्रकार से? यानी द्वेष की भावना, यानी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बाल्यावस्था में होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा अपनी चीजों से ज्यादा मतलब प्यार करता है। जैसे खिलौने वगैरह होते हैं तो वो खुद के खिलौने अपने पास रखता है। जब कोई व्यक्ति या कोई दूसरा साथी या दूसरे कोई पड़ोस के जो भी साथी होते हैं, अगर उसका कोई भी चीज ले जाने की करता है तो वह अपनी चीजें दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है और इसीलिए उसमें द्वेष की भावना विकसित रहती है। इसीलिए बाल्यावस्था में द्वेष की भावना सबसे अधिक रहती है। ठीक है, तो आगे देखिए अब बाल्यावस्था में द्वेष की भावना रह गई, ये हो गया। अब द्वेष की भावना में देखिए कि जो द्वेष की भावना रहती है बाल्यावस्था में, ठीक है, इसमें द्वेष में और कौन कौन आते हैं? भाई बहन का झगड़ा,
अक्सर देखा होगा कि बाल्यावस्था में जब बच्चा रहता है तो भाई बहन की लड़ाई होती रहती है। लड़ाई होती है, कितने ही अच्छे हो या कितने ही बढ़िया रहते हो, अक्सर भाई बहनों में लड़ाई होती है। अगर घर में भाई भाई है तब भी लड़ाई होगी, बहन बहन है तब भी लड़ाई होगी, या भाई बहन है तब भी लड़ाई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जब बाल्यावस्था में बच्चा रहता है तो भाई बहनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इन्हीं में द्वेष की भावना विकसित होती रहती है। अब द्वेष की भावना देखिए कैसे कि अगर द्वेष की भावना देखिए, अगर घर में कोई चीज आती है, अगर इन दोनों में अगर बराबर चीजें नहीं दी जाती है तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, द्वेष की भावना पाई जाती है। अगर बराबर करके दें तब ठीक है, अगर बराबर चीजें नहीं होती है तब आपस में लड़ने की भावना जागृत हो जाती है। और माता पिता को या कोई भी कैंडिडेट अगर उसको देता है तो कहता है कि या ये उससे ज्यादा प्यार करते हैं या उससे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए दिया है। तो ये द्वेष की भावना किसमें, बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये तो थी कि बाल्यावस्था में द्वेष की भावना होती है, क्योंकि हर घर में जब बच्चे इस अवस्था में होते हैं तो वह द्वेष की भावना का शिकार जरूर रहते हैं। अब है आगे कि जब बच्चे की इसमें इच्छा पूर्ति नहीं होती है, जब बाल्यावस्था में इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, उसमें निराशा आ जाती है ना, आ जाती है। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो वह निराश हो जाता है। जब वह माता पिता से या परिवार के किसी अन्य सदस्य से अगर कुछ भी चाहता है, इच्छा करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे वो चीज चाहिए, अगर उसे नहीं मिलती है तो उसमें निराशा आ जाती है। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति पर निराशा आ जाती है। आगे देखिए, असफलता है। जब बाल्यावस्था में होता है तो असफलताओं से प्राप्त भय बना रहता है। यानी अगर बाल्यावस्था में बच्चा कोई भी असफलता पाता है तो उसका भय हमेशा उसको बना रहता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, अगर उसके कोई भी चीज वह करने जाता है तो उसे असफलता, यानी अगर वह उस पर पहुंच नहीं पाता है या वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है, उसका वह हमेशा उसका भय बना रहता है। किसका, असफलताओं का। तो उसमें देखा होगा कि जब बच्चा असफलता होता है, आपने देखा होगा कि शेषवावस्था में, जब बच्चा शेषवावस्था में होता है तो किसका बना रहता है, वर्तमान का। यानी शेषवावस्था में बच्चा रहता है तो वर्तमान का भय बना रहता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जब बच्चा रहता है तो किसका भय बना रहता है, असफलताओं का, असफलता का। ठीक है, अब जब बच्चे किशोरावस्था में आता है तो किशोर में किसका, भविष्य का भय रहता है। यानी असफलताओं से भय रहता है किसको, बाल्यावस्था में। जब बच्चा शेषवावस्था में होता है तो अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें वर्तमान का भय बना रहता है। किस अवस्था में, शेषवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में असफलता का भय बना रहता है। यानी बच्चा बाल्यावस्था में सोचता है कि अगर मैं कोई चीज कार्य करूंगा उसमें असफलता मिलेगी तो क्या होगा, उसका हमेशा उसको भय बना रहता है। जब किशोरावस्था में बच्चा जाता है तो किशोरावस्था में किसका भय बना रहता है, भविष्य के आगे की चिंता रहती है कि भविष्य में मेरे साथ आगे क्या होगा, तो भविष्य का भय रहता है। तो ये तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये कौन सा भय बना रहता है। ठीक है, अब एक चीज और है कि
बाल्य अवस्था में जब असफलता का भय बना रहता है, तो इसी में बाल्यावस्था में देखिए कि आनंद, उल्लास, सुख, आनंद, उल्लास, सुख आदि का विकास होता है। ठीक है, यानी बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो आनंद, उल्लास और सुख आदि का विकास बाल्यावस्था में होता रहता है। आनंद की प्राप्ति होती रहती है, अगर कोई चीज उसे मिल जाती है तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, उल्लास होता है, सुख की प्राप्ति करता है कोई चीजों में। तो इसीलिए बाल्यावस्था में इन तीनों का विकास होता रहता है। ये तो था बालक का बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, अब देखेंगे कि बालक का सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास किस तरह से होता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में देखिए कि जब बच्चा, अब बाल्यावस्था में जब सामाजिक विकास होता है तो सामाजिक विकास यानी बाल्य अवस्था को समूह या टोली की अवस्था भी कहा जाता है। समूह या टोली की अवस्था क्यों कहा जाता है? कि जब बच्चा परिवार और समाज और विद्यालय, समाज और विद्यालय जहाँ पे जाता है तो वह समूह व टोली अपनी बना लेता है खेलने के लिए। इसीलिए बाल्य अवस्था को समय या टोली की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में बहिर्मुखता आने लगती है। बहिर्मुखता यानी बाहर के लोगों के बारे में जानने लग जाता है, बहिर्मुखता आने लगती है। किसमें? बाल्य अवस्था में बहिर्मुखता बच्चे में आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए नकारात्मक मन का आरंभ होता है। अब कैसे? यानी नकारात्मक मन का, यानी इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है? चोरी, नकारात्मक क्या? चोरी, झूठ, बहाने। यानी जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसमें नकारात्मक मन का भाव ज्यादा प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या है? चोरी करना सीख जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर समाज में जाकर या विद्यालय में जाकर अपने साथियों की वस्तुएं उठा लेते हैं, यानी चोरी करना या किसी के साथ झूठ बोलना या बहाने बनाना, अपनी चीज को पूरा करने के लिए या पाने के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। तो ये सब चीजें किसमें? यानी नकारात्मक मन का भाव किस अवस्था में? यानी बाल्य अवस्था में नकारात्मक मन का भाव प्रारंभ हो जाता है। अगर इस अवस्था में अगर इस मन का आरंभ होता है, अगर यहीं पे दबा दिया जाता है तो बच्चा सुधर जाता है। लेकिन जब यहाँ पे अगर उसको बढ़ावा मिलता है तो बच्चा आगे जाकर बड़े से बड़ा गुनाह करने में भी हिचकिचाता नहीं है। इसीलिए बाल्य अवस्था में जब बच्चा रहता है तो अगर बच्चा कोई भी नकारात्मक कार्य करता है तो उसे टोकते रहना चाहिए। अगर नहीं टोकते हैं तो बच्चा क्या करता है? चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, हर चीज अपना काम निकलवाने के लिए हर चीजों का प्रयोग करने लग जाता है। यानी किसी न किसी चीज का प्रयोग करने लग जाता है। इसीलिए आगे देखिए आगे देखिए इस अवस्था में समलिंगी भावना होती है। अब समलिंगी भावना क्या होती है? समलिंगी भावना होती है कि बालक से और बालिका से। ठीक है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो समलिंगी भावना होती है, यानी बालक से ही
साथ में रहता है, और बालिका बालिका का ही साथ रहती है। यानी जो समूह और टोली अपने दोस्त वगैरह बनाते हैं तो बालक बालिका से ही बनाई गई और बालक बालक से ही बनाएगा। इसमें समलिंगी भावना होती है, वो अपनी टोली अपने अनुसार ही, एक जब लड़का है तो वो लड़कों की टोली बना लेगा, लड़कियां हैं तो लड़कियों की टोली अलग से बना लेगा। ये बाल्य अवस्था में समलिंगी भावना होती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो विषम लिंगी भावना उत्पन्न हो जाती है। लड़का लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से हो जाती है। ये सब भावना यानी समलिंगी की भावना किसमें, बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, आगे देखिए, बालक इस अवस्था में, बालक इस अवस्था में क्या करता है, अपने मित्र का खुद चुनाव करता है, अपने मित्र का चुनाव करता है। यानी बालक जब इस अवस्था में होता है, किसमें, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में होता है तो वह अपने मित्र को खुद चुनता है। यानी मित्र खुद बनाता है कि मेरा मित्र ये होगा या ये नहीं होगा। जो भी मित्र है, जैसे हाँ, बालक इस अवस्था में यानी कौन सी, बाल्य अवस्था में अपने मित्र का चुनाव करता है। बालक अपने जो मित्र बनाता है वो खुद अपने मित्र का चुनाव खुद में खुद करता है। जो अपने यहाँ पे जो समाज में होते हैं या विद्यालय में होते हैं, जो सहपाठी होते हैं और समाज में जो साथी वगैरह होते हैं साथ में खेलने पड़ोस के, तो उनसे भी वह अपने मित्र का चुनाव करता है कि मेरा मित्र यही रहेगा या ये मेरा पक्का मित्र है। ठीक है, और जो वो मित्र कहता है, जो उसके आदर्श होते हैं उन्हीं पर वह चलता रहता है, उसी मित्र की बात वह सुनता है। ठीक है, आगे देखिए, बालक बालिका प्रशंसा सुनने के आतुर रहते हैं। यानी इस अवस्था में जो बालक और बालिकाएं होती है वो अपने बारे में प्रशंसा सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं कि अगर उनकी कोई थोड़ी सी भी बड़ाई कर देता है तो वह उस कार्य को आगे से आगे करने में आतुर रहते हैं। अगर कोई भी चीज, जैसे परिवार में मान लो, अगर परिवार में कोई कार्य उसने अच्छा किया है, अगर किसी भी परिवार के सदस्य ने उसकी बड़ाई कर दी या प्रशंसा कर दी तो वह बालक या बालिका वह कार्य करने के लिए आगे से आगे तैयार रहेंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे। उसी प्रकार बालक को अगर विद्यालय में अध्यापक या अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा अगर कुछ भी बड़ाई का या कुछ ऐसा मिल जाता है तो वह बालक उसके कार्य को भी पूरा करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए इस अवस्था में प्रशंसा सुनना यानी प्रशंसा सुनने के लिए वो हमेशा आगे आतुर रहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे। ठीक है, ये तो था आज बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास। उसी प्रकार हमने पढ़ा कि बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था है और कौन से वर्ष में होती है। ठीक है, उसकी विशेषताएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।